पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? सर प्योर वाटर नहीं करता। यस सर। हाँ वो नहीं करता, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। यस। अरे मॉलिक्यूलर कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल हैं। जैसे मैं CO2 लूं, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तुम्हारा CO2 है ना। आइस लूं, नॉर्मल आइस, तो आइस में तुम्हारा H2O इज द पार्टिकल। ठीक है, तो जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिकल है तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। मेटालिक सॉलिड जो है, मेटालिक सॉलिड जो है यहाँ पे we have cations here, cations in C pool of electrons. So the attractive force here will be, because we have cation and negative charge, so it would be electrostatic force of attraction, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं सारे, है ना, नॉर्मली ये हार्ड होते हैं, है ना। ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस आर देयर, है ना, सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं, है ना, तो वो सोडियम पोटेशियम। यस सर। ठीक है, अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड। सो मोस्टली दे आर हार्ड, सम आर सॉफ्ट, है ना। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड, ये हम लोग बोलते हैं किसी, जब एटम्स एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना के थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन रहता है उनका, है ना, ऐसे भी एक्सपैंड किया, ऐसा किया और ऊपर नीचे भी, है ना, थ्री डायमेंशनल उनका एक्सपेंशन है ना। जैसे एक एग्जांपल में तुम ले सकते हो डायमंड। डायमंड तुमने एक कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा। डायमंड कैसा होता है भाई? हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, राइट। हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। हाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना। SiO2 सैंड, है ना, उसकी बात करें अगर हम, तो हर एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच होता है ना। SiO2 इज नॉट ए मॉलिक्यूल लाइक CO2, है ना। सो एटम्स यहाँ पे तुम्हारे पार्टिकल हो जाएंगे। बॉन्डिंग जो होगा यहाँ पे, इट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, इट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये एग्जांपल लिया हुआ है। SiC का एक पर्टिकुलर नेम होता है, किसी को याद है क्या SiC? कार्बोरंडम। यस, कार्बोरंडम, है ना। SiC इज नोन एज कार्बोरंडम। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, है ना, वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। ऑफ कोर्स ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शनल केस हियर, है ना। ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है। ठीक है, ओके। दे आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है भाई? ये कंडक्टर हो जाएगा, है ना। और लास्ट में आ गया आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो जाएंगे, केटायंस एंड अनायंस। अनायंस, है ना। आयनिक बॉन्ड। यस, बॉन्डिंग यहाँ पे, यस, आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा ना। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सारे ले लो, NaCl, KCl, MgBr2, MgO, है ना, CSCl, CSBr। ठीक है, फिजिकल नेचर दे आर वेरी हार्ड, है ना, और हार्ड लिख सकते हो, हार्ड बट ब्रिटल, है ना, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ? टूट जाते हैं जो आसानी से टूटने वाले, है ना। अगर फोर्स अप्लाई करोगे हैमर से, अगर एक हथौड़ा मार दिया, उस पे चला दिया, चकनाचूर हो जाता है ना, दैट इज ब्रिटल, है ना। इलेक्ट्रिकल नेचर दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं, है ना।
insulator in solid state, but molten state. yes, conductor Conductor in aqueous or molten state. molten state and aqueous solution, है ना, and aqueous solution, है ना। मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट किया हुआ, पिघला हुआ। Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना, एंड देयर नेचर। नेक्स्ट पेज पे जाऊं? सर नोट कर रहा है सर लास्ट। अच्छा, एक डाउट था हाँ बोलो ना। सर, इसका मतलब क्या है? कैटाइंस इन सी पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब केटायंस जो है ना, मेटल्स में क्या होता है, केटायन केटायन केटायन, बहुत सारे केटायंस हैं, ठीक है, और उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन Yes, प्लेस, sir. Metallic bonding वाला concept. है ना, मेटालिक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, Yes. Kernel. ठीक है, हाँ, जिनको हम कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके Yes. लिख लिया सर। डन, ओके। चलो एक काम करो तो ये डेफिनेशन देखो तो इसकी, मतलब सॉरी, ये क्वेश्चन करो तो बेटा। सर हाँ बेटा, हो गया सर। सर सिर्फ एक सिलिका का सर केमिकल फॉर्मूला सर भूल गया। सिलिका बालू होता है, SiO2। SiO2, ये सर क्वार्ट्ज। सर क्वार्ट्ज का भी यही होता है सर, और सिलिका का भी हाँ, यही। तो एक एमॉर्फस फॉर्म, एक सेकेंड, यस, सेम होता है सर, दोनों। हाँ बोलो। ये पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड सर एक बार आप लास्ट में बता दोगे, रिवाइज करवा देना मतलब। चल ठीक है, चलो यहीं पे करवा देता हूँ, लास्ट में क्या करवाऊँ, यहीं पे करवा देता हूँ। यस सर, हो गया सर, सब बन गया सर। ओके, यस सर। Yes, sir. चलो। CaCl आयोनिक होता है आयन Yes, होता sir. है ना। CaCl बेटा आयोनिक हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो है वो मेटालिक हो Metallic. जाएगा। कौन कौन से मेटल होते हैं ब्रॉन्ज में? सबरा ब्रॉन्ज मिक्सचर होता है, एल्यूमिनियम। कॉपर एंड टिन का, है ना, कॉपर एंड टिन का होता है मिक्सचर। नियॉन जो है, नियॉन जो है मॉलिक्यूल। हमारा गैस है, तो ये मॉलिक्यूलर में चला, मतलब सॉलिड अगर नियॉन लोगे तो मॉलिक्यूलर में चला Yes, जाए। sir. Molecular. बोरोन नाइट्राइड आयनिक। Ionic. आयनिक हो गया सर। नहीं बेटा, ये कोवेलेंट, कोवैलेंट। कोवेलेंट। ठीक है। ये बोरोन फैमिली में पढ़ा होगा तुमने कि बोरोन, बोराजीन को जब हीट करते हैं तो बोरोन नाइट्राइड मिलता है हाई टेम्परेचर से, है ना। एक बोरोन से 3 नाइट्रोजन आटम अटैच होता है, एंड एक नाइट्रोजन से 3 बोरोन आटम अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ग्रेफाइट के जैसा होता हाँ सर, याद आ गया। Yes, है। sir. चलो, वॉशिंग सोडा, मॉलिक्यूल। क्या होता है फॉर्मूला Ionic. वॉशिंग सोडा का? सर Na2S। सर कैसे पता लग रहा है सर ये? हाइड्रोक्साइड NH2O। Na2CO3.10H2O, है ना, Na2CO3.10H2O, ठीक है। Yes. सर ये कैसे Na2CO पता लग रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा।
कैसे पता लग रहा है? देखो कुछ तो तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना, जैसे बोरोन नाइट्राइड है तो ये याद रखना पड़ेगा, नहीं पता है तो गया। अब CaCl है, CaCl आयोनिक कंपाउंड है तो इसका सॉल्ट कैसा होगा? आयोनिक होगा। नियॉन है, नियॉन क्या है तुम्हारा? एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में चला जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3 इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये तो पता होना चाहिए, है ना। Na प्लस एंड CO3 2 माइनस का कंपाउंड है ये, है ना। कार्बोरंडम, कार्बोरंडम सर SiCO है। CaCl आयनिक कैसे हुआ? अरे आयोनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ आयन। यस नॉर्मली आयोनिक कंपाउंड किन के बीच में बनता है ये बताओ तो? नॉर्मली सब मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल में नॉर्मली किसका लेते हैं हम लोग? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को लेते हैं। हाँ सर। बस ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, है ना। तो सीएससीजियम ग्रुप 1 का है, क्लोरीन ग्रुप 17 का है, आयोनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। कार्बोरंडम SiC कोवेलेंट होता है या नेटवर्क सॉलिड होता है ना। सॉलिड अमोनिया क्या होना चाहिए ये? वैलेंट सर। मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हो जाएगा, है ना। सॉलिड अमोनिया, अमोनिया जो है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड कैम्फर, दिस इज आल्सो मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सर। सिल्वर, सर इसमें कौन सा मेटालिक। रहता है? मेटालिक। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर कैंफर में कौन सा मॉलिक्यूल रहता है? यार कैम्फर में थोड़ा सा बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अगर तुम IUPAC नोमेनक्लेचर में बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा होगा तुमने, तो कुछ बाइसाइक्लो कंपाउंड के जैसा कुछ होता है उसका स्ट्रक्चर, है ना। 6 मेंबर रिंग होती है, पूरा तो याद नहीं है, कुछ 6 मेंबर रिंग होती है। और जो ब्रिज हेड कार्बन होता है उनके बीच में एक कार्बन होता है, ठीक है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इतना ध्यान रखो। सर मतलब कैसे पता लगेगा कि कोई कंपाउंड आयनिक है, कोवलेंट है, मेटलिक है तो सर? तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आना चाहिए, तुमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, है ना। अभी ऊपर जो हमने Yes, sir. पढ़ा है ना आपने बस बता उसे दिया, याद अगर कोई करके आ रैंडम जाओ मांगे उसे। तो कैसे बताएंगे? हाँ क्या बोल रहे हो? एट रैंडम दे दिया तो, एट रैंडम दे दिया बेटा तो मेटल और नॉन मेटल देख लो कम से कम, है ना। और यू कैन ऑल्सो अप्लाई फजांस रूल, अगर आयोनिक कंपाउंड बेशक हो रहा है तो फजांस रूल को अप्लाई कर लो। सर बस एक अब पक्की सीखा। पहचान मतलब कहते हैं जैसे। हैं क्या बोल रहे हैं? पक्की पहचान सर। यही है भाई पक्की पक्की पहचान पहचान। बेटा, कोई एकदम से अननोन कंपाउंड हो गया जिसका नाम मतलब, अब कैम्फर है तो कैम्फर का पता होना चाहिए तुमको, मतलब एकदम से 100% गारंटी वाला मेथड नहीं है, लर्न करते चलो, ठीक है, और दूसरा उपाय नहीं है ना। बाकी नॉर्मल जो मेथड, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करो, उनसे जितना कर सकते हो करो, उसके अलावा बाकी तुमको टू बी रिमेम्बर में चला जाएगा, है ना। जैसे बोरोन नाइट्राइड है तो देयर इज नो वे, ठीक है, तुम नॉर्मली मतलब ये सोचेंगे कि भाई ये आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा या कुछ उस टाइप का आएगा। या फिर अगर मैं कैम्फर की बात करूं तो कैम्फर का अगर किसी को पता नहीं है कि ये मॉलिक्यूलर होता है तो फिर खत्म गया यस सर वही तो। ना। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं सर है इसमें तुमको ये पढ़ना। हाँ यार क्या इतने बोल रहे हो? थोड़े ही ऐसे आएंगे पता ही चल जाएगा 90% हाँ वही केसेस में बोल तो रहा हूँ, आराम से। तुमको बहुत ज्यादा भी वेरिएशंस में नहीं जानना है। जो जितना पॉसिबल तुम्हारा NCERT में दिया हुआ है, मॉड्यूल में जो मिलता है उनको कर लो, दैट दैट विल बी सफिशिएंट, है ना। उतने उसके अंदर ही पूछेगा, उसके बाहर नहीं पूछेगा यस सर अगर यस। पूछा तो, ठीक है। तो सिलिका तुम्हारा चला जाएगा। कोवलेंट में। वैलेंट। सर एमेल्गम क्या होता है? हम्म एमेल्गम अमलगम बेटा, एलॉय ऑफ एनी मेटल विथ मर्क्यूरी, उसको अमलगम बोलते हैं। सर कौन से मतलब कैटेगरी में होगा ऐसा? अच्छा, इसमें चला जाएगा तुम्हारा, मेटालिक में चला जाएगा वो। जैसे मैं अगर एक सेकंड रुकना, हाँ मेटालिक में चला जाएगा वो, ओके। ठीक है। वंडरवॉल्स फोर्स, है ना, वंडरवॉल्स फोर्स जो है
तीन टाइप के देखते हैं हम लोग। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये होता है बेटवा, इट अकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाला होना चाहिए, है ना। एक मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, दूसरे मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का डेल्टा प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल का डेल्टा माइनस दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा प्लस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। इट अकर्स बिटवीन यस सर। पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा होता है, सेकेंड में होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ये कहाँ पे होता है भाई? तो ये होता है, इट अकर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे मान लो एक ले लिया मैंने अमोनिया, है ना, एंड अमोनिया को मैंने अगर आर्गन से इंटरेक्ट करवाया, ठीक है, तो देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, देखो ध्यान देना, देखो अभी अमोनिया है ना, अमोनिया मतलब एक डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के जैसा हो गया ना, एक तुमको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हो गया ना, ये इधर कर लो डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ठीक। और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम पोलर मॉलिक्यूल के पास में लाते हैं, तो ये जो डेल्टा, अगर डेल्टा माइनस के पास में लाया, तो डेल्टा माइनस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा। अब ये जो डेल्टा माइनस है, ये क्या करेगा, ये नॉन पोलर, हाँ कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए कोई और। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा, है ना, रिपल्सन विल बी देयर। ड्यू टू रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, इट विल शिफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो उधर डेल्टा माइनस डेवलप होगा, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा, है ना। तो ये क्या हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे एक डायपोल है परमानेंट वाला, दूसरा डायपोल है इंड्यूस्ड वाला, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, चार्ज घूमते रहते हैं तो अल्टरनेट एक तरफ आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को बोला गया है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। और तीसरा होता है, थर्ड में होता है, थर्ड में होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस डायपोल, है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल induced dipole, which is also called as London force, है ना, which is also called as London force, है ना। ये होता है, it occurs between non polar molecules, non polar molecules, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस हियर, कि एक मैंने मान लो लिया, एक हीलियम ले लो, हीलियम या चलो आर्गन ले लेते हैं ना। यस सर। आर्गन का एक मॉलिक्यूल आर्गन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कैसे करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सर आर्गन पोलर है नॉन पोलर है? क्या होना चाहिए तुम बताओ? नॉन पोलर। नॉन पोलर सर। नॉन पोलर होगा। पोलैरिटी तो तब आती है ना, परमानेंट पोलैरिटी तो तब आती है ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना।
तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, है ना, हमेशा परफेक्शन नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हुआ कि Yes, sir, एक at साइड times, में sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो अगर एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो दूसरे साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दैट टेम्पररी वहां पे डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस क्रिएट होगा। अब ये जो डेल्टा माइनस क्रिएट हुआ है ना, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जो क्रिएट हुआ, इसको हम लोगों ने नाम दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट यहाँ पे एक डायपोल बना, है ना। अब ये डायपोल जो बना, ये क्या करेगा, जो इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा डेल्टा माइनस। तो डेल्टा माइनस जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, सो सेकेंड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो वहां पे डेल्टा माइनस, और लेफ्ट साइड में डेल्टा प्लस। तो यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल Induce मोमेंट करके डाल। इंड्यूस किया, है ना। तो इंड्यूस्ड डायपोल, इसी को बोला गया लंदन फोर्स। सर ठीक है, हाँ सर इसमें डाउट ये है सर, हमेशा तो नहीं रहता, कुछ ही टाइम के लिए सर इंड्यूस डाइपोल रहता है सर। बेटा, तो तुम जब इंड्यूस डाइपोल, हाँ सर, जब इंड्यूस डाइपोल नहीं रहता तब कौन सा, तब तो फिर इसमें कौन सा देखो फोर्स देखो एग्जिस्ट करता है ताकि वो होल्ड रहे एक साथ? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जब अगर अगर वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तब जाके ये फोर्स काफी डोमिनेट करेगा। गैसियस स्टेट में ये फोर्स बहुत ही कम होगा, है ना। ये यस डिपेंड करेगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इट इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट दो रूल जो है, फर्स्ट दो ऑप्शन जो है वो चले गए, खत्म हो गए। तो एक लास्ट तुम्हारा लंदन फोर्स बचा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे दो ही मॉलिक्यूल हैं या चार मॉलिक्यूल हैं, कि एक में क्रिएट हुआ इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट, फिर दूसरे को वो इंड्यूस किया, अब एक का खत्म हो गया तो दूसरे में भी खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लैक्स यस ऑफ सर मॉलिक्यूल्स, करोड्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मोल कॉन्सेप्ट देखा ही होगा, 10⁻20 आता है, 10⁻18 आता है, सो मेनी Yes, sir. मॉलिक्यूल, Yes, है ना। sir. Yes, sir. छोटे छोटे 1 यस ग्राम सर 2 ग्राम 4 ग्राम लेते हो तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट रुकना। ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस यस सर। यस सर। ओके, यस सर, लिख चुके सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। एक काम करो तो तुम लोग तब तक ना, एक वीडियो दिखाता हूँ, एनिमेटेड वीडियो, वो देखो तुम लोग। Okay, sir. देखो, चलो ठीक है, ये शेयर दिख रहा है ना, यूट्यूब शेयर्ड स्क्रीन?
Yes, Yes, sir. sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. No, sir. नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रही। एक मिनट। सर दिख अभी रही है। अभी यस No, सर sir. दिख रही है। Yes, sir. सर वन नोट खुला हुआ है। अच्छा रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, वो हाँ अपडेट, सर। थोड़ी देर रुक जा, वो अपडेट हो जाएगा। यस सर, आ रहा है। आया? हाँ सर, आ गया। ठीक। यस सर। देखो सर मेरा अभी भी क्रिस्टल, नहीं आया। भाई एक बार रिजॉइन कर, आ जाएगा। हाँ एक बार साइन आउट मतलब लॉग आउट करके लॉग इन करो तो फिर से। ओके सर। चलो ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले है ना थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइन लैटिस, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल, है ना। देखो जैसे डायमंड का केस हम लोगों ने देखा था। डायमंड में क्या होता है आ कि गया डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है ना। ईच कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। यस सर। तो वहां पे हम उनको टेट्राहेड्रली दिखाते हैं, है ना, कि एक कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है, हाँ, वाया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो पिक तुमको दिख रही है, ये स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे पार्टिकल्स हो गए एंड देयर अरेंजमेंट, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेन फीचर क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है ना। दे रिपीट देमसेल्व्स, है ना, थ्रू आउट द लैटिस, ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर दे फॉर्म अ रेगुलर फिगर, मतलब रेगुलर अब फिगर्स देखो भी बनते हैं। यहाँ पे ये जो बड़े बड़े स्फेयर थे उनको एकदम से हम लोगों ने पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना। दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को वी कॉल एज लैटिस पॉइंट। जैसे तुम्हारे फिजिक्स में है ना कि फिजिक्स में कितनी भी बड़ी बॉडी हो, 100 किलो 200 किलो को, तुम उसको एक पॉइंट मान के और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, राइट, हाँ सर। है ना। तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, होगा ना। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। है ना, ये जो ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, है ना। अब इसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम लें, यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्मॉल क्यूब्स। सो इफ यू टेक वन स्मॉल क्यूब और उसको देखो तुम, वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। जो स्मॉल क्यूब्स हैं दे आर रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो वन स्मॉल क्यूब ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, है ना। सो यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट सेल इज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना। सर हम एक क्यूब को यूनिट सेल कह रहे हैं। हाँ बेटा, एक क्यूब को, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा। क्या बोल रहे हो सर एक बार लैटिस सेल की वो डेफिनेशन फिर से। लैटिस? देखो यूनिट सेल क्रिस्टलाइन लैटिस जो है वो हो गया, इट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। जिन उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो हुआ पार्टिकल्स का उसको बोल दिया हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस। और यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना, जिसको आप रिपीट करोगे, ठीक है। जैसे ये रूम तुम्हारा एक क्यूब है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूनिट सेल मानता हूं तो क्रिस्टलाइन लैटिस कैसा होगा कि इस क्यूब को तुम इधर मतलब हर एक डायरेक्शन में, है ना,
दैट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, है ना। हर एक डायरेक्शन में इस तरह के बहुत सारे क्यूब एक दूसरे से अटैच कर दो, ठीक है। यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा। सर डेफिनेशन ये जो दिखा रहा है ये लिखना है कि आप लिखवा दें? नहीं नहीं, मैं लिखवा दूंगा, अभी अभी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके सर। तो एक मैथमेटिशियन था ब्रेवियस, हाँ, ही फाउंड दैट कि देयर आर 14 पॉसिबिलिटी ऑफ 3D लैटिस, ठीक है। उन लैटिस को हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। जैसे एक रोम्बोहेड्रल है, रोम्बस पता होगा तुमको, है ना, रोम्बस पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में भी, यस ज्योमेट्री सर। में, है ना। जो रोम्बस में सारे बॉन्ड से सॉरी सारे एंगल इक्वल होते हैं, बट नन ऑफ देम आर 90 डिग्री, ठीक है ना, यस सर। है ना। सेम वे यू हैव ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक मतलब एक मैच बॉक्स ले लो, माचिस का डब्बा, है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं, है ना, मैच बॉक्स का जो डब्बा आता है। सर आप इसके पॉइंट्स लिखवाओगे ना अभी? सारा आएगा, सारा आएगा, अभी देखते चलो, अभी देखते चलो। ठीक है, हर एक पॉइंट यहाँ पे लैटिस पॉइंट हो गया, ठीक है। जो लैटिस पॉइंट है ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। तुम लोग को साउंड आई थिंक सुन पा रहे हो क्या इसको? नहीं सर, साउंड नहीं सुन नो पा सर, रहे। नो नो सर। सर, साउंड नहीं आ रही। ओके चल, कोई बात नहीं, साउंड नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट सेल को ही दिखाएंगे, देखो ये एक यूनिट सेल हो गया, है ना। इसको रिपीट करते चलो, देखो यहाँ पे रिपीट करेंगे ये, है ना, यू कैन सी हियर when they are being repeated again and again, है ना। तो इसी को नाम दिया गया है क्रिस्टल लैटिस। सर बहुत सारे यूनिट सेल मिलके बनाते हैं crystal। हाँ बिल्कुल, तुम बोल सकते हो, बहुत सारे यूनिट सेल एक दूसरे के साथ अटैच होके क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा एक जो यूनिट सेल होता है उसको हम, उसमें 3 एजेस होते हैं, है ना, उसको नाम दिया है हम लोगों ने ए, बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी के बीच का जो एंगल है इट इज एंगल अल्फा, है ना। बी एंड सी के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। ए एंड सी के बीच का जो एंगल है इसको बोलेंगे बीटा, एंड ए एंड बी के बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज गामा, है ना। तो अल्फा वाले में ए नहीं आएगा, बीटा वाले में बी नहीं आएगा, गामा वाले में सी नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, ये सब सारी चीजें क्लियर हैं।
यस सर। चली गई। हाँ अभी मैंने हटा दिया उसको। चलो ठीक है, सो लेट अस कम बैक टू लेक्चर अगेन। सर एक यूनिट सेल में कोई एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। यस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसके इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयन। सर एटम्स होंगे, एटम होगा एक यूनिट सेल में। मतलब एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं यार, यस सर वही। है ना। देखेंगे आगे, देखेंगे कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, दैट वी विल सी। ठीक है, किसी में 2 एटम मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 4 भी होते हैं, है ना, आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। सर स्क्रीन से शेयर तो है स्क्रीन? नो सर नहीं है। नहीं, नहीं है एक सर। नहीं है सर। एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, पहला है क्रिस्टल लैटिस, है ना। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ, सो फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस की, है ना, जिसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज crystal lattice. Crystal lattice is defined as it is nothing but three-dimensional arrangement, of particles in space, है ना, in space in the form of point, है ना, in the form of point. इन points को हम क्या बोलते हैं बेटा? They are called as lattice point, है ना, दे आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। तो ये क्रिस्टलाइन लैटिस हो गया, है ना। यहाँ पे तुम्हारा राइट साइड में यू कैन सी इट इज अ क्रिस्टल लैटिस, है ना। सेकंड में है यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के बारे में हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल, सॉरी, रिपीटिंग smallest structural unit of a crystal lattice, है ना। इसको नाम दिया गया है यूनिट सेल, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया यूनिट सेल। ठीक है, जाऊं नेक्स्ट पेज पे बेटा। ये तुम्हारा यूनिट सेल हो गया ना, दिस इज द यूनिट सेल। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स ऑफ ए क्यूब, है ना, डिटेल्स ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे A, B and C, they are known as edge length. They are known as edge length of a cube. ठीक है, क्यूब के लिए सारे इक्वल होते हैं, है ना। इफ यू टेक क्यूब देन दे विल बी ऑल इक्वल, सेम, है ना। अपने को क्यूबिक ही पढ़ना है, एक हेक्सागन से मुलाकात होगी कभी कभी रास्ते में, मेनली अपने को क्यूबिक पढ़ना है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा and gamma, they are known as interaxial angle. They are known as interaxial angles, है ना। ध्यान रखना, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी,
Beta is the angle between A and C. Gamma is the angle between A and P. ठीक है। जाओ नेक्स्ट पेज पे। सर आई कैन। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, गामा क्या थे? अल्फा बीटा गामा इंटर एक्सियल एंगल, द एंगल बिटवीन द एज लेंथ। टर्न्स। डन ना? यस। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल एक क्यूब में कितने कॉर्नर क्यूबॉइड होंगे? लग रहा था ऊपर वाला। हाँ सर ये जो ऊपर आपने जिसमें ए बी सी और वो अल्फा बीटा गामा बताया वो क्यूबॉइड लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ सर क्यूबॉइड। ड्रॉ कर ले, क्यूब ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीआर जितने भी डायग्राम लिए हैं ना, मोस्टली दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यस सर एनसीईआरटी। चलो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। सो इन अ क्यूब देयर आर 8 कॉर्नर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं भाई ये देख लेते हैं, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। इन ए क्यूब देयर आर 8 कॉर्नर्स, है ना, 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस, 6 फेसेस, है ना, 6 फेस सेंटर। ठीक है ना। 6 फेसेस का मतलब क्या हुआ बेटा? 8 कॉर्नर तो आई थिंक इमेजिन हो ही गया होगा। 6 फेसेस का मतलब एक मेरे सामने का फेस, है ना, कोई भी एक क्यूब उठा लो तुम। ठीक है, तो एक आगे एक पीछे, है ना, अगर मैं इस रूम को देखूं तो, है ना, एक इधर सामने का, एक बैक साइड, एक लेफ्ट सॉरी राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक ऊपर वाले साइड में और एक नीचे साइड में। ठीक है, 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर हैं, है ना। फेस सेंटर किसको बोलेंगे हम? फेस सेंटर का मतलब हुआ द पॉइंट एट विच फेस डायगोनल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो 6 फेसेस, 6 फेस सेंटर एंड 12 एजेस, है ना। एजेस काउंट कर सकते हो ना, एजेस देखो यहाँ पे। यस सर। यस सर। 12 एजेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डिटेल्स ऑफ द क्यूब। प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बेटा? हियर particles are present at 8 corners of cube, 8 corners of the unit cell, है ना, 8 corners of the unit cell। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है ना, राइट साइड में। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ सर सबका डायग्राम भी बनाना है? डायग्राम नहीं, ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट इजी रह एक जाएगा डायग्राम के साथ साथ एकदम दिमाग में। एक डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहा हूँ एक, है ना, एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, ऐसे 3 क्यूब बना लो, ठीक है, ऐसे सॉरी ऐसे 3 स्क्वायर बना लो, ठीक है। इन सबको बेटा ऐसे कनेक्ट करो, है ना, कनेक्ट देम लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कनेक्ट कर लिया। अब क्या करो, हर एक स्क्वायर का एक जो साइड है ना, साइड के मिड पॉइंट को पकड़ो और एक मीडियन ड्रॉ करो, है ना, समथिंग लाइक दिस। 1 2 3। ठीक है, इन तीनों को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लो, है ना, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, सेम वे हॉरिजेंटल वाले भी कर लेते हैं इसी तरह से, साथ में बनाते चलो, है ना, साथ में बनाते चलो। ठीक है, ड्रॉ करना सीख जाओ थोड़ा सा, तुम्हारा मतलब 12th का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, वहां पे ड्रॉ करने आ सकता है ना, तो थोड़ी आसानी रहेगी। वन टू एंड 3, है ना। ठीक है, ये क्यूब बन गया। क्यूब को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा इससे क्लैरिटी अच्छी मिलती है ना, इससे क्लैरिटी अच्छी मिलती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। अब अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 पे तुम्हारा 8 कॉर्नर पे पार्टिकल ड्रॉ कर लिया। अब इसी को मैं तीन पार्ट बना रहा हूं मैं, है ना। इसी को मैं फर्स्ट वाला जो है केवल 8 कॉर्नर्स पे है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपल वाला, है ना। दिस इज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा वाला जो है बेटा सेकंड वाले में, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे फिर से, आवाज जा रही है मेरी ना वहां पे। यस सर। यस सर। चलो, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या बोला है, सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 टाइप के हम देखते हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, है ना। दूसरा है यस सर। फेस सेंटर्ड, है ना, फेस यस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है, थर्ड में है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, होता है क्या है यहाँ पे, बॉडी सेंटर का मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा, बॉडी सेंटर का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यस सर। पार्टिकल्स हैं, सेंटर। they are present at they are present at 8 corners
as Yes, well at the as center of the body. बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, अब बॉडी सेंटर किसको बोलेंगे भाई? तो बॉडी सेंटर देखो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। बॉडी सेंटर देखो, ध्यान दो, ये जो रूम है ना, ये जो रूम है बेटा, मैं ये कॉर्नर ले रहा हूँ, ये मेरे सामने, मेरे सामने में, या तुम अपने रूम को देखो, है ना, लुक एट योर रूम, ठीक है। अब एक कॉर्नर तुम पकड़ो, है ना, एक सामने वाला कॉर्नर तुम पकड़ो, मेरे सामने जो है लेफ्ट साइड में फ्रंट वाला, ठीक है, और बैक साइड में नीचे वाला, है ना, राइट में इधर इधर नीचे, ठीक है। सो दैट दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, है ना, इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। ये ऊपर से उस कॉर्नर से नीचे इस कॉर्नर तक, इनको हम क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। तो अपने रूम में देख के बताओ तो, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल आर पॉसिबल? सर हुआ नहीं होगा, एक ही पॉसिबल है। ओके, और कोई? अच्छा बॉडी डायगोनल, हाँ बॉडी हाँ, डायगोनल तो सर एक चार, दो फोर, चार चार, चार हो मुझे जाएगा। लगा बॉडी सेंटर पूछ रहा हूँ। फोर। ठीक है, आ रहा है सबका ना? यस सर, 4 ही है। ठीक है, रूम को थोड़ा सा पकड़ के चलो, है ना, अपने रूम को पकड़ के चलो, है ना, उसको एक क्यूब मान के, उसको उसमें उसी में हम लोग अपना सॉलिड स्टेट अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो विजुअलाइजेशन हो जाएगा ना, तो समझने में काफी आसानी रहती है। सर ये बायजूस भी आ गया यहाँ पर। पढ़ाई पे वो तो ध्यान एक दे यार, साल से हम बायजूस आ कर रहा है रहे कि आकाश आ रहा है, क्या हैं, मतलब बात तुझे चल रहा उससे? है। हैं? सर टाया, फिर ऐसा लग रहा है ना बायजूस में पढ़ रहे हैं। अरे टाया पे आकाश है बायजूस का। हो गया भाई, एक साल 1.5 साल हो गया टाई अप में। हाँ, काफी टाइम सब हो देख गया रहे हैं। है। चलो ठीक है, देखो देखो देखो, ध्यान दो बेटा, है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, 4 बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो ये 4 बॉडी डायगोनल एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को नाम दिया गया है बॉडी सेंटर, है ना। सो इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो अब देखो, इसको देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बॉडी सेंटर जो है, दिस विल बी द बॉडी सेंटर, ये वाला दिख रहा है बीचों बीच, यस यस सर। सर। ना, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। अगला आते हैं फेस सेंटर पे। कितने फेस हैं भाई क्यूब के? 6। 6 फेसेस। 6 फेस है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, है ना, हियर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स सभी पे रहेगा, है ना, 8 कॉर्नर में सभी पे पार्टिकल हैं, 8 कॉर्नर्स as well as at 6 face center, as well as at 6 face center, है ना। तो देखो, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना बेटा, एक फेस सेंटर यहाँ पे ऊपर, एक फेस सेंटर नीचे, एक फेस सेंटर लेफ्ट साइड में, एक फेस सेंटर राइट साइड में, एक फेस सेंटर बैक साइड में, और लास्ट फेस सेंटर फ्रंट साइड में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप क्लियर है ये। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक एंड सेंटर्ड बचा, है ना, एक एंड सेंटर्ड बचा। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, प्लस किसी भी 2 अपोजिट फेस सेंटर पे डाल दो, किसी भी 2 अपोजिट फेस सेंटर पे, है ना। जैसे यहाँ पे इसने ऊपर और नीचे ड्रॉ किया है ना, ऊपर और नीचे, तुम लेफ्ट और राइट वाले में भी डाल सकते हो, तुम फ्रंट एंड बैक वाले पे भी डाल सकते हो, किसी भी 2 अपोजिट फेस सेंटर पे पार्टिकल को डाल दो, तो हमको क्या मिल जाएगा? ओके सर। एंड सेंटर्ड, है ना। सो हियर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 corners as well as at any two opposite
एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, है ना, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो फेस सेंटर्ड वाला है उसमें अगर किसी 5 में भी रहे तो हम उसे कहेंगे, या 6 पे रहना कंपलसरी है, 6 फेसेस के नहीं सेंटर? नहीं नहीं, अगर 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 फेस सेंटर बोल रहे हो ना तो 6 पे रहना जरूरी है, सारे फेस सेंटर। यस सर। ठीक है। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन एज लेंथ, है ना, पहले एज लेंथ को देखते हैं बेटा। ठीक है, तो एज लेंथ का कैसा है, क्यूबिक में सारे एज लेंथ सेम होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में जैसे ही गए तुम तो ये हो जाएगा ए और बी तो बराबर हो गए, बट सी जो है वो अनइक्वल हो जाता है ना, सी जो है वो अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में सारे अनइक्वल हो जाते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सारे अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक पैटर्न हो गया बेटा। पैटर्न क्या है, पहले में सारे अनइक्वल, दूसरे में एक अनइक्वल, तीसरे में सारे अनइक्वल, है ना। इस पैटर्न को नाम देता हूं मैं 1 2 3। तो पहला 3 जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, अब अगला जो 3 होगा वो 3 2 1 होगा। 3 2 1 का मतलब क्या हुआ कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, 3 फिर 2 2 मतलब ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, है ना। और 3 2 1 रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो पैटर्न क्या है तुम्हारा 1 2 3 3 2 1, है ना। ये पैटर्न है 1 2 3 3 2 1। ठीक है, लास्ट में सारे अनइक्वल होते हैं, है ना, लास्ट वाला जो है ट्राइक्लिनिक सारे अनइक्वल होते हैं। ठीक है, सारे अनइक्वल होते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एज लेंथ, है ना। अब इसको याद कैसे करोगे कि भाई नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो एक निमोनिक मैं दे रहा हूँ, है ना, एक निमोनिक मैं यूज करता हूँ। निमोनिक इज कट ओम हार्ट, है ना, कट ओम हार्ट। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, कट ओम हार्ट, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटर एक्सियल एंगल पे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटर एक्सियल एंगल पे। तो बेटा क्यूबिक के केस में फर्स्ट 3 जो केस है, 9 क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, है ना, सारे एंगल इक्वल होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में सारे इक्वल होते हैं, है ना, ऑल आर इक्वल बट नन ऑफ देम आर 90 डिग्री, है ना, नन ऑफ देम आर 90 डिग्री। ठीक है, ट्राई क्लिनिक में, है ना, इफ यू लुक एट ट्राई क्लिनिक, तो ट्राई क्लिनिक में सारे अनइक्वल होंगे, है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, नन ऑफ देम आर 90 डिग्री।
none of them are 90। हेक्सागन का केस बताओ तो। हेक्सागन, अगर मैं एक हेक्सागन लेता हूँ तो एंगल कितना होगा? एनीवन? 120। 120। चलो हेक्सागन में बेटा एक एंगल देखो, हेक्सागन का कैसा रहता है हिसाब, हेक्सागन का यूनिट सेल कैसा होता है? एक हेक्सागन है ना, एक हेक्सागन लिया, ये दूसरा हेक्सागन लिया, और हेक्सागन में कितने वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? हेक्सागन में 6 है ना। तो वर्टिसेस बाय वर्टिसेस दो हेक्सागन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, यू विल गेट वन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागन, है ना, वन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागन। तो बेटा जब इसको तुम कनेक्ट करोगे यहाँ पे तो ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री, इधर वाले साइड के साथ और इधर वाले साइड के भी साथ, है ना। तो यहाँ पे सर एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए, हेक्सागन वाला समझ में आया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो रोम्बोहेड्रल में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आएगा ना? हाँ सॉरी, हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना, वो इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। ये एज लेंथ पे जो नंबर्स लिखे हैं आपने 1 2 3 3 2, सर ये क्या है? अच्छा, वो पैटर्न दिया है मैंने, मतलब एक पैटर्न हो गया 1 1, मतलब कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दूसरे पैटर्न में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तीसरा जो पैटर्न है वो तुम्हारा सारे अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये 1 2 3 पैटर्न हो गया। अगला जो 3 पैटर्न होगा वो 3 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 3 2 1। ठीक है। यस सर। ओके, देखो यहाँ ध्यान दो, एक डायग्राम में शेयर कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, है ना। लुक एट दिस डायग्राम, देखो दिख रहा है हेक्सागन, यस हाँ सर। यस सर। है ना। तो दो हेक्सागन जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। यस सर, यस सर। दो हेक्सागन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसी को हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। अच्छा सर। ठीक है। और तो इसके दो बीच में भी है। बीच में पार्टिकल्स सर है वो देखो, इनके बीच वाले पॉइंट कितने हैं? बीच में 3 पॉइंट होते हैं बेटा। ओके सर। ठीक है, बीच में 3 पॉइंट होते हैं। चलो, सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने ऊपर कराया था अभी प्रिमिटिव और सेंटर्ड वाला, वैसे अब हेक्सागोनल शेप में भी होगा? अच्छा, किसमें क्या क्या होता है वेरिएशन, वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, मैंने जो ऊपर करवाया था वो मैंने क्यूब के लिए यूज किया था, है ना। क्यूब में देखते हैं वेरिएशन, देखते हैं भाई ये पॉसिबल वेरिएशन जो लिखा हुआ है ना। तो इस जैसे क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं होता है, क्यूबिक में अभी तक हम लोगों को केवल सिंपल वाला मिला है, बॉडी सेंटर वाला मिला है एंड फेस सेंटर वाला मिला है। ठीक है ना। हेक्सागन, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, लास्ट 3 जो है इसमें केवल सिंपल वाले होते हैं, बाकी और कोई भी नहीं होता है इसमें, ओनली सिंपल। अच्छा यस सर। ठीक है, ये 1 2 3 लिखा है, बाद में ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? मिटा दूं क्या इसको? नहीं सर, नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं। सब बता दो। नो कंफ्यूजन। चलो ठीक है, पैटर्न एक दिया है और सर कुछ नहीं नीचे है। फिगर्स में भी तो पता लगेंगे ना एंगल अभी। अबे फिगर्स, फिगर्स तो हैं ही, लेकिन ऐसे ध्यान रख ले ज्यादा अच्छा है। फिगर्स तू देख, ट्राई हाँ क्लिनिक वो तो बार। सर याद ही हाँ रख लेंगे। हाँ, एक एक मतलब एक पैटर्न ध्यान रखो और कुछ नहीं करना है तुमको, ना। एक पैटर्न को ध्यान रखो और कुछ नहीं सर करना है। ठीक है सर, सब क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो ठीक है। सो इन मोनोक्लिनिक
अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागन में बेटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल का हो गया, है ना। पॉसिबल वेरिएशन में, इन पॉसिबल वेरिएशन क्यूबिक वाले में सिंपल वाला मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल नोन है, सिंपल सभी में होगा, है ना, सभी में सिंपल होगा। ठीक है, लास्ट 3 जो है वहां पे केवल सिंपल होगा, सिंपल के अलावा और दूसरा नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, है ना, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। ठीक है, टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल में तुम्हारा ओके, टेट्रागोनल में बेटा सिंपल एंड बॉडी सेंटर हो जाएगा, है ना, सिंपल एंड बॉडी सेंटर, है ना, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में सारी पॉसिबिलिटी है, चारों पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सिंपल, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर एंड फेस सेंटर, है ना, चारों पॉसिबिलिटी है। एंड मोनोक्लिनिक में सिंपल एंड बॉडी सेंटर, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, तो टोटल देख लो, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है काउंट कर लो। फर्स्ट का 3, 3 2 5 4 9, 9 और 2 11 और 3 नीचे, है ना, 1 1 1 1। ठीक है, टोटल 14 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, सो देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस कट ओम हार्ट, है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर पॉसिबल, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्या आंसर होना चाहिए? 7। 7 हो जाएगा, है ना, सभी में पॉसिबल है, सिंपल वाला कोई भी ले लो, है ना। देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। आगे बढ़ूं, लिख लिया क्या? सर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। है ना, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पे तुम सिल्वर कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर ये ध्यान रख लो, है ना। NaCl नमक जो खाते हो उसका ध्यान रखना ही चाहिए भाई, है ना, नमक हो गया, हीरा हो गया, डायमंड, है ना, ZNS हो गया। ठीक है, सेकंड में इंपॉर्टेंट नहीं है, रोम्बिक सल्फर का ध्यान रख लो, मोनोक्लिनिक सल्फर का ध्यान रख लो, है ना, ग्रेफाइट का ध्यान रख लो, क्वार्ज का ध्यान रख लो, बस इतना काफी है मेरे हिसाब से। सर लिख लिया। अरे रुको सर, ये ज्यादा जल्दी लिखता है। लिख ले, लिख ले। सर PDF मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, आज तो PDF दे दूंगा। हो गया सर। चल ठीक है, किसी को डाउट है कहीं पे अभी तक पूछ सकते हो, कहीं पे अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने कवर की है कहीं पे डाउट है किसी को पूछ सकते हो। हम ये पता कैसे लगा रहे हैं कि जैसे क्यूबिक में बस वो 3 ही होंगे और कोई नहीं होगा?
नहीं, एक सेकंड, क्यूबिक में वही वही 3 होंगे, मतलब एग्जांपल की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, जैसे सिंपल वेरी और सेंटर और फेस सेंटर रे होंगे। वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे वाले वेरिएशंस। नहीं बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटल है, इट इज बाय ऑब्जर्वेशन, है ना। कितने टाइप के सॉलिड हैं उनको ऑब्जर्व किया गया, तो क्यूबिक वाले में यही 3 मिले, एंड सेंटर्ड नहीं मिला। यानी याद करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, याद करना पड़ेगा ये। यस। एग्जाम में अल्दो अभी तक आई थिंक एक बार पूछा है, एक बार चेक करना, मुझे जहां तक ध्यान है एक बार पूछा है ना, 1 या 2 बार पूछा है। ठीक है, और वो भी एज लेंथ और इंटर एक्सियल एंगल वाला पूछा है। ठीक है, तो वो एक पैटर्न है, वो देख लो, है ना, पैटर्न है वो देख लो। बाकी थोड़ी बहुत चीजें जो है याद कर लो। अब रोम्बस है उसका पता है, हेक्सागन है उसका पता है, क्यूबिक है उसका पता है, थोड़ी बहुत चीजें पता है, थोड़ी बहुत याद रख लो। यस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी तुमको मिल जाएगा, है ना। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उनके डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो इक्वेशन करो तो इसमें, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो। सर फर्स्ट का तो ट्राई क्लिनिक है सर। चलो ठीक है, लास्ट वाला था केस, है ना, जिसमें सारे एज लेंथ अनइक्वल थे, सारे इंटर हाँ एक्सियल सर। एंगल भी अनइक्वल थे, है ना। तो फर्स्ट वाले का केस ट्राई क्लिनिक हो जाएगा। सेकंड का भी फर्स्ट। कॉपर, सर कॉपर सेकंड का भी बिलोंग, फर्स्ट। यस सर। ठीक है, कॉपर सर बिलोंग। ये कैसे हो? ऐसे आएंगे सर मेंस में भी, सीधा सीधा। हाँ, सीधा पूछेंगे और कुछ नहीं, मतलब सीधा ही पूछेंगे, सीधा पूछेंगे। सर कैसे ये होगा? याद करना पड़ेगा बेटा। देखो, याद याद अब, या तो एक्सपेरिमेंट करो, है ना, लैब में एक्सपेरिमेंट करो, कॉपर को जाके देखो भाई उनका कंसेप्चुअली शेप सर याद नहीं है, रखता है। या फिर याद करो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है बेटा, लर्न करना पड़ेगा तुमको। सर कंसेप्चुअली नहीं होगा। नहीं, कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल नहीं है। सर आपने भी याद ही करा होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। तो अब थ्योरी वाला पार्ट आई थिंक काफी सारा कुछ डिस्कवर कर लिया, थोड़ा अब इंटरेस्टिंग पार्ट अब आगे आएगा, है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट आगे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पेज। ठीक है, इसमें समझने वाली चीजें पूरी, है ना, कॉन्सेप्चुअल चीजें पूरी। ठीक है, तो इसको समझते चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। पहला पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इज लुक एट योर रूम, है ना। रूम, अपने रूम के एक कॉर्नर को देखो और मुझे ये बताओ, है ना, टेल मी कि एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ना, थिंक ऑफ पार्टिकल एज फुटबॉल, एक पार्टिकल को तुम फुटबॉल मान लो। ठीक है, तो कॉर्नर पे अगर मैं फुटबॉल रख दूं, वो फुटबॉल कितने यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड होगा, बताओ तो। 8 यूनिट्स हैं। 1 यूनिट। सर 4 यूनिट सर। 4 आ रहा है, ओके। हाँ सर 4 में ही होगा। क्लियर। 4 आ रहा है, ओके। चलो, एक काम कर, तो ये डायग्राम को देख, तो ये वाला जो डायग्राम है, अगर मैं ये वाला पार्टिकल लूं, ये वाला, ये बीचों बीच कितने यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड है, देखो तो। 4। सर 8। 8 के बीच में डिवाइडेड है ना रे, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ सर। आ रहा है समझ में सबको? हाँ हाँ सर। सर हमारा। एक बार ठीक और है बता। बेटा, जो तुम्हारा यहाँ पे जो एक पार्टिकल मैंने लिया है, ये जो पार्टिकल यहाँ पे मैंने एन सर्कल किया हुआ है, इट इज डिवाइडेड अमंग, ये वाला यूनिट सेल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4, है ना। 4 के बाद ऊपर वाले 4, 1 2 3 4,
ठीक है, 1 पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल, है ना, शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग particle at corner is shared among shared among 8 unit cell, है ना, 8 unit cell। so contribution to 1 unit cell कितना हो जाएगा? contribution to 1 unit cell will be 1/8। 1/8। यस सर 1/8। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट है पार्टिकल एट एज सेंटर। ये तुम लोग बताओ तो फिर से, एज सेंटर पे जो पार्टिकल है इट इज शेयर्ड अमंग हाउ मेनी यूनिट सेल, है ना। एज सेंटर का बताओ मुझे और फेस सेंटर दोनों का बताओ। एज सेंटर एंड फेस सेंटर दोनों का बताओ, तो मैं 2 मिनट में आता हूँ। अपने रूम को देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, है ना। लुक एट योर रूम, लुक एट द एज ऑफ योर रूम, है ना। कोई भी एक एज ले लो ऊपर का, है ना, और ये थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि ये जो एज मेरे सामने है ये कितने क्यूब्स के बीच में शेयर्ड है। मैं 2 मिनट में आया, करो तो इसको। किसी ने कोई ग्रुप ग्रुप में बनाया हुआ है क्या? अभी नहीं बनाए हैं। हाँ भाई बना रखा है। अरे इस बार का कह रहा हूँ, पिछले बार का नहीं। लिंक डाल दूंगा टीम्स पे। डाल दिया, करने में जाऊँ। ठीक है। हाँ बेटा आया। यस सर। यस सर। एज सेंटर पे कितने यूनिट सेल के बीच में? यस सर। 4 यूनिट। चलो 4 यूनिट 4 सेल के यूनिट। बीच डिवाइडेड होगा, है ना। सो एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/4, है ना। थर्ड में पार्टिकल जो बॉडी सेंटर पे होगा, पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर, ये कंप्लीटली 1 यूनिट सेल के अंदर होगा, है ना। यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे जो बॉडी सेंटर है, हाँ सर, वो इट इज तो सेंटर कंप्लीटली में। इनसाइड द क्यूब, है ना, कंप्लीटली इनसाइड द क्यूब। So Yes, sir. particle at body center is completely within the unit cell, है ना। और लास्ट पॉइंट है
पार्टिकल एट फेस सेंटर पे कितने के बीच में शेयर्ड है बेटा? 1/2 2 ये आ रहा है, सबको विजुअलाइज हो रहा है ना? किसी हाँ को सर, डाउट हो रहा है? यस सर क्योंकि बिल्कुल। ये 4 वाला नहीं 4 वाला नहीं हुआ। F- ओके चलो ठीक है। पार्टिकल एट द फेस सेंटर, पार्टिकल एट द फेस सेंटर is shared between two unit cell है ना? चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। बॉडी सेंटर मतलब 1 और फेस सेंटर मतलब 1/2। चलो ओके, देखो ध्यान दो बेटा, देखो ध्यान देना। एज सेंटर मैंने मान लो ये वाला एज लिया मैंने, आई हैव टेकन दिस एज, ठीक है, ये वाला एज लिया मैंने। अब ये एज के सेंटर पे मैं एक पार्टिकल रख रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे रखा। देखो तो चार यूनिट सेल दिख रहा है? yes sir. हाँ सर हाँ सर। ठीक है। सो वन द पार्टिकल एट द एज सेंटर इट इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल। ठीक है, आगे बढ़ूं, लिख लिया? एक मिनट सर 4th वाला हाँ क्या बोल रहे हो? सर 4th वाला बता दो। अरे एक जिस रूम में तुम हो उसके किसी एक फेस को सामने देख, जिधर तुमने देखा हुआ है उस फेस के दूसरे साइड में भी रूम होगा ना हाँ सर बेटा? वहां पे बीचों बीच अगर तुम पार्टिकल रखोगे तो 2 रूम के बीच में शेयर्ड हो गया ना वो। ओके सर चलो ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, पहला है तुम्हारा, है ना? लेट अस सी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा, है ना? एक तो तुम्हारा लैटिस पॉइंट के फॉर्म में दिखाया है फर्स्ट वाला, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है ना? दूसरा जो डायग्राम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर के फॉर्म में दिखाया है। और तीसरा जो है ये स्फेयर के फॉर्म में है बट जितना एक यूनिट सेल में आएगा उतना ही दिखाया है ना? जितना एक यूनिट सेल में कंटेंड है उतना ही पार्ट लिया है, ठीक है। चलो सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लेट अस से n is the number of particles in per unit cell, number of particles per unit cell, है ना? number of particle per unit cell. So here in the first case n will be equal to कितना हो जाएगा ये 8 corner multiplied by number of particle, sorry एक सेकंड रुकना, 8 multiplied by contribution of particle to one corner, contribution of particle to one corner per unit cell, per unit cell, है ना? ये कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी 8 into 1/8, 1/8 1 तो यहाँ पे n की Atom वैल्यू total. हो जाएगी 1, है ना? n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। सो इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल देयर विल बी 1 पार्टिकल, है ना? देयर विल बी 1 पार्टिकल, ठीक। दूसरा ले रहा हूं मैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में बेटा कहाँ कहाँ पे पार्टिकल है भाई? पार्टिकल यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे है प्लस एक बॉडी सेंटर पे एक सेंटर पे है। तो यहाँ पे n हम लोग लिख सकते हैं 8 into 1/8 plus 1. 1/8 plus 2 ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पर कॉर्नर पर यूनिट सेल
प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1 मल्टीप्लाइड बाय contribution of particle to one body center, है ना, contribution of particle to one body center, है ना, to the one body center। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n will be equal to 8 into 1/8 plus 1 into 1, है ना। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा बेटा, n will be equal to 2 एटम्स। डाउट है कहीं पे? नो सर। ठीक है, अगला है, ये लिख लिया, डन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम इन शॉर्ट FCC और CCP भी बोलते हैं, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो हियर n पार्टिकल कहाँ पे हैं? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय contribution of particle to one corner per unit cell 1/8 plus 6 face center। एक फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2 का, है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 एटम्स। ठीक है, सो 1 यूनिट सेल ऑफ one simple unit cell contain 1 particle, है ना। अगर बॉडी सेंटर्ड है इट विल कंटेन 2 पार्टिकल, और फेस सेंटर है तो इट विल कंटेन 4 पार्टिकल्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, सर एक बार बता दो ये हाफ कैसे आया? ये देखिए यहाँ ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला लुक एट दिस डायग्राम। यस सर। ये 2 यूनिट सेल है ना, 2 यूनिट सेल एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। एक बीच में जो वॉल है ना, जो फेस है बीच वाला, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है बेटा। तो ये जो बॉल है ये दोनों यूनिट सेल के बीच में हाफ हाफ डिवाइडेड होगा, राइट? ओके सर, यस ठीक है सर, है ना। यस सर। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 आ गया ना, n इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ नेबर पार्टिकल्स around a given particle। around a given particle, है ना, at minimum distance। ठीक है, इसी को नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एक बार NCERT, कल तुम लोग की क्लास नहीं है, परसों छुट्टी है, 2 दिन तुम्हारे पास टाइम है बेटा, है ना। NCERT एक बार क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के आना। ओके सर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोज पैकिंग Okay, इन sir. 1 डायमेंशन में देख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा कितना होना चाहिए बताओ तो? फॉर ए गिवन पार्टिकल व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, मान लो ये पार्टिकल मैंने लिया, है ना। तो इसको 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अराउंड अ गिवन पार्टिकल, है ना, अ गिवन पार्टिकल इज टच्ड बाय हाउ मेनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, दिस इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, है ना, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, चलो इस स्लाइड को कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ध्यान देना, है ना। देखो यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये जो वन डायमेंशन वाला लिया है ना, इसकी एक लाइन मैंने ली वन डायमेंशन की, है ना, और वन डायमेंशन की मैंने दूसरी लाइन ली। मैंने एक लाइन को दूसरे लाइन पे ऐसा रखा कि द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लाइन इज अबव द स्फीयर ऑफ सेकेंड लाइन, है ना। ठीक है, जस्ट अबव, जैसे यहाँ पे ये वाला देखो, लुक एट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसके ऊपर मैंने दूसरी लाइन को रखा। किस तरह से रखा, तो ऐसे रखा कि द स्फीयर ऑफ सेकेंड लाइन इज एग्जैक्टली अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लाइन। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट लाइन का स्फीयर है ना, सबसे नीचे वाला मैं फर्स्ट लाइन मान रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का जो स्फीयर है ना, उसके ऊपर मुझे सेकेंड लाइन को रखना है। ठीक, फर्स्ट लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन को रखना है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट लाइन के स्फीयर्स के ऊपर हम लोग सेकेंड लाइन के स्फीयर्स को डायरेक्टली पुट अप कर रहे हैं, जैसा पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ध्यान देना, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन है ना, थोड़ी सी जगह है बीच में। ठीक है, तो अभी क्या किया, सेकेंड पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया, है ना, आई हैव केप्ट द स्फीयर ऑफ सेकेंड लाइन, है ना, ये फर्स्ट लाइन मान ले और ये वाला सेकेंड लाइन मान ले। तो जो सेकेंड लाइन का स्फीयर है उसको मैंने फिट कर दिया फर्स्ट लाइन के डिप्रेशन में, है ना, फिट द स्फीयर ऑफ सेकेंड लाइन इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो ये तुमको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, है ना, ये जो मिला है यहाँ पे, जो सेकेंड वाला फिगर है। ठीक है, तो अब देखो, इफ यू लुक एट द अलाइनमेंट हियर, अलाइनमेंट कैसा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले केस में ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप, है ना, सबका अलाइनमेंट, सारे लाइंस का जो अलाइनमेंट है वो सेम है। बट सेकेंड केस में फर्स्ट लाइन का अलाइनमेंट जो है वो सेकेंड लाइन के अलाइनमेंट से डिफरेंट है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, फर्स्ट लाइन का अलाइनमेंट जो है वो सेकंड लाइन के अलाइनमेंट से डिफरेंट है। तो ये जो टाइप हो गया, ये हो गया ए बी टाइप। फिर देखो तीसरा वाला जो लाइन रखा हम लोगों ने, ये वाला, ये जो तीसरा लाइन रखा है, तो तीसरे लाइन का स्फीयर फर्स्ट लाइन के स्फीयर के साथ अलाइंड है ना। थर्ड लाइन इज इन अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लाइन, ए टाइप, है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी टाइप ऑफ सॉलिड। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बेटा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, है ना, पहला केस हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक स्क्वायर बना है यहाँ पे, ये देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कैन यू सी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। हाँ, आई होप सबको क्लियर है। ये बीच वाला अगर तुम पार्टिकल लेते हो, है ना, तो उसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 4 पार्टिकल, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, सो फॉर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4 एंड टाइप क्या हो जाएगा बेटा, टाइप विल बी ए टाइप, है ना। सेकेंड पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेक्सागन बन रहा है, यू कैन सी हियर इट इज हेक्सागन, बी वाला जो है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। हियर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, कितना हो जाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। एंड टाइप ऑफ द AB AB है ना, AB टाइप। डाउट है इसमें किसी को? स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? नो सर। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के आना, 3D वाला पढ़ के आना, वो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। मैं एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, बट गो थ्रू एनसीईआरटी वंस, है ना, एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू हो जाओ। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है थैंक यू सर। ओके।